अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोग मेरी जैकेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी किस कदर सर्दी है, और इतनी ज़्यादा सर्दी के मौसम में भी हम लोग फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, एंड दैट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद आगे एक छोटा सा और टॉपिक है जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका आगे एक न्यूमेरिकल भी मौजूद है, एक्सरसाइज में भी मौजूद है, और एग्जाम्पल भी इसके साथ दी गई। अब इस टॉपिक को देखें, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। जब आपने एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था तो एनर्जी वाले टॉपिक में आपको बताया गया था कि एनर्जी की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की आपने कहा था कि दो टाइप्स होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से। तो इंटर कन्वर्जन का मतलब है आपस में चेंज होना, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में चेंज हो सकती है। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। और वो मैकेनिकल एनर्जी वो किसी पॉइंट पे सारी की सारी काइनेटिक होगी, और किसी पॉइंट पे वो सारी की सारी पोटेंशियल होगी। लेकिन जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है, जो कि ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, वो सेम रहेगी। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखते हैं, हमने इसी चीज को प्रूव करना है कि ऑब्जेक्ट की जो टोटल काइनेटिक जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम रहती है, बट वो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज में चेंज हो सकती है। अब इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो स्मॉल m के इक्वल है। ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस ब्लॉक का जो मास है ये m के इक्वल है, और ये जो ब्लॉक है ये अर्थ के सरफेस से, ये मैं बना देता हूँ जी, यहाँ पे ग्राउंड है, अर्थ है। तो ये जो ब्लॉक है ये अर्थ के सरफेस से अगर आप देखें तो मैं कहूँगा जी यहाँ पे ये h हाइट पे बढ़ा हुआ है। फर्ज करते हैं ये यहाँ पे h हाइट पे बढ़ा हुआ है, और ये मैं कह देता हूँ जी ये इसकी पोजीशन A है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस्ड एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट इज एट रेस्ट ऑन दिस पॉइंट। ये पोजीशन A पे रेस्ट पे बढ़ा हुआ है। तो जब ये बच्चों पोजीशन A पे रेस्ट पे बढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख लें जी एट पॉइंट A। तो पॉइंट A पे अब चूंकि इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड जीरो है, तो पॉइंट ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये पॉइंट ए पे रेस्ट पे पड़ा हुआ, लेकिन पॉइंट ए पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो नहीं होगी। इसका जो मास है वो m के इक्वल है, और जब ये यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो स्मॉल g के इक्वल होगा। और मजीद आप ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ए पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन h के इक्वल है, और ये जब ये पॉइंट ए पे है तो यहाँ पे इसकी सरफेस ऑफ अर्थ से जो हाइट है वो h के इक्वल है। तो पॉइंट ए पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो mgh के इक्वल होगी। अब इसकी जो टोटल एनर्जी है पॉइंट ए पे, जो कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी है, आप लोग जानते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल है। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जी 0 प्लस mgh। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एनर्जी बन जाएगी इसकी, वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो mgh के इक्वल आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे सकते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब यहाँ से ड्रॉप होता है तो ये x डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ पे पहुँचता है पॉइंट B पे। अब ये जब यहाँ पे पॉइंट B पे पहुँचा तो अब देखें ये पॉइंट B आ गया, तो पॉइंट B पे ये आया है x डिस्प्लेसमेंट कवर करके। तो बच्चों पॉइंट B के जो हाइट बनेगी वो h माइनस x के इक्वल बनेगी, ठीक है। तो अभी हम यहां पे लिखेंगे जी एट पॉइंट B। दूसरी चीज आप ये नोट करेंगे कि जब ये पॉइंट B पे पहुंचता है, पॉइंट A पे तो आपने कहा था ये रेस्ट पे है पोजीशन A पे,
लेकिन पॉइंट बी या पोजीशन बी पे या रेस्ट पे नहीं होगा, बल्कि जब ये नीचे गिर रहा था तो पॉइंट बी पे जब ये पहुंचा तो यहां पे इसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी, वेलोसिटी थी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा वी बी के साथ, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है ना, तो जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जब ये पॉइंट बी से गुजरा, रुका नहीं है ये पॉइंट बी पे, जब ये पॉइंट बी से गुजरा तो उस वक्त इसकी स्पीड या वेलोसिटी वी बी थी। तो पॉइंट बी पे देखें इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये लिखी जाएगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम पॉइंट बी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाह रहे हैं, तो पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी वी बी है, तो पॉइंट बी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अच्छा बच्चों अब देखें, मुझे वी बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए टू फाइंड वैल्यू ऑफ वी बी स्क्वायर वी यूज, अब हमने यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है जी 2g, या अगर मैं सिंपल लिखूं तो मैं लिखूंगा ये है मेरे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और यहां पे देखें ये जो कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल कर रहा है, क्योंकि जब ये नीचे गिर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। तो फिर यहां पे मैं लिखूंगा कि मेरे पास जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो ए जो होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल जी के इक्वल आ जाएगा। और यहां पे एस कितना होगा, जब ये पॉइंट बी पे पहुंचता है तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करके पहुंचता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एस इज इक्वल टू एक्स। और वी एफ इसकी फाइनल स्पीड, चूंकि मैं पॉइंट बी पे इसकी स्पीड को कंसीडर कर रहा हूं तो इसकी जो फाइनल स्पीड बनेगी मेरे पास वी एफ ये वी बी के इक्वल बनेगी। और चूंकि ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, पॉइंट ए पे ये रेस्ट पे था, तो जब ये पॉइंट ए पे रेस्ट पे था तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी। तो फिर जब मैं ये वैल्यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2gx इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस 0, तो मैं लिख सकता हूं वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो अभी देखें जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा पॉइंट बी पे तो यहां पे वी बी स्क्वायर वी बी की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2m और 2gx, तो 2 से कट जाएगा तो mgx, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, अब पॉइंट बी की अगर आप देखें तो जो हाइट बन रही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ये h माइनस एक्स की इक्वल बन रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h माइनस एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा mgh माइनस mgx। ये mg को आप ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी अभी आपने पॉइंट बी के ऊपर इसकी जो टोटल एनर्जी है वो फाइंड कर लेनी है। तो अभी आप पॉइंट बी पे जब इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे तो आप यहां पे लिख रहे होंगे जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए आपने यहां पे क्या निकाली है mgx, तो यहां पे आप पुट करेंगे mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली है mgh माइनस mgx, तो ये प्लस mgx ये माइनस mgx, तो पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी वो mgh के इक्वल आ जाएगी। तो आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन बी का। तो अभी आपने देखा कि पॉइंट ए के ऊपर जो सारी की सारी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है और वो सारी की सारी एनर्जी mgh के इक्वल है और वो सारी पॉइंट ए पे पोटेंशियल है। जबकि जब आप पॉइंट बी पे आए तो पॉइंट बी से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हुए गुजरा, उसके पास पॉइंट बी पे हाइट भी है और उसके पास वहां पे स्पीड या वेलोसिटी भी है, तो मतलब पॉइंट बी पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो जब आपने उन दोनों पॉइंट बी पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों एनर्जीज को ऐड किया तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आई वो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल आ गई। तो मतलब पॉइंट बी पे उसकी एनर्जी सेम उतनी रही, सिर्फ उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। अब उसके बाद बेटे आप देखें, आप यहां से इसको कहते हैं ये मजीद नीचे आ गया और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये मैं पर्टिकुलरली मेंशन करता हूं, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पॉइंट सी जो है ये आपने अर्थ पे नहीं लेना, ये जमीन को हिट करने से एक लम्हा पहले का पॉइंट होगा। और क्यों एक लम्हा पहले का पॉइंट लेते हैं?
क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी vc। अगर ये जमीन को हिट कर गया तो जब ये ग्राउंड को हिट कर गया तो ये रेस्ट में आ जाएगा, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हमने ग्राउंड को हिट करने से एक लम्हा पहले लेना है कि एक लम्हा पहले उसकी स्पीड जो थी वो मैक्सिमम थी और हाइट इसकी जीरो है। तो अभी देखें, जब मैं यहां पे लिखूंगा जी एट पॉइंट सी, तो एट पॉइंट सी जब आप लिख रहे होंगे तो पॉइंट सी पे जब आप लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा हाफ एम वी सी का स्क्वायर। क्योंकि अभी आप ये कह रहे हैं कि वी सी जब वो पॉइंट सी पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम जो कि वी सी के इक्वल होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी अगेन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और हम बताएंगे कि यहां पे a जो है ये g के इक्वल है, s जो होगा ये अभी h के इक्वल होगा। जब आप पॉइंट b पे इसकी मोशन ले रहे थे तो आप इसकी मोशन को कंसीडर कर रहे थे फ्रॉम a टू b, तो a से b तक जो डिस्टेंस बनता है वो x बनता है। लेकिन अभी जब मैं पॉइंट c तक इसकी मोशन ले रहा हूं तो मैं इसकी मोशन को कंसीडर कर रहा हूं फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट c, तो a से पॉइंट c तक उसका जो डिस्टेंस बनेगा वो h के इक्वल बनेगा। vf आप बता देंगे vc आएगा एंड vi, जो कि आप इसकी मोशन पॉइंट a से स्टार्ट करवा रहे हैं या पॉइंट a से कंसीडर कर रहे हैं, तो पॉइंट a पे ये रेस्ट पे है तो vi जीरो आ जाएगा। तो फिर यहां पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो 2gh इज इक्वल टू वीसी स्क्वायर माइनस जीरो, तो मैं उसको नहीं लिख रहा। तो अभी मेरे पास यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ एम इंटू 2gh, तो इसको मैं लिख सकता हूं जी, मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी बनी एट पॉइंट सी ये mgh के इक्वल बनी, और पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो जीरो बनेगी। पॉइंट सी पे क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो मेरे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अभी अगर आप पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी निकालें स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी आपके पास अगेन mgh की इक्वल आएगी। इसको आप नाम दे देते हैं इक्वेशन सी का। तो ए बी और सी इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपके पास जो टोटल एनर्जी आती है ऑब्जेक्ट की ये सेम आती है, ये mgh की इक्वल होती है। तो यहां से हमें इस बात का प्रूफ मिलता है कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो उसकी टोटल एनर्जी या उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। हाँ, अब यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था तो इसकी टोटल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी, लेकिन जब ये पॉइंट सी पे आ गया जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो अब इसकी टोटल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, और क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो अब जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चूंकि वो एक्सेलरेट करके नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि डिक्रीज इन या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होगा तो जितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही होगी, जितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा। इसको मैथमेटिकली हम यहां पे देखते हैं। अभी जी स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को जरा देखिएगा। ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m की इक्वल है h1 हाइट पे, और ये जब h1 हाइट पे है तो यहां से ये फॉल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ vi या v1 भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब ये इस पोजीशन पे है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट ये mgh1 की इक्वल, और यहां पे इसी पोजीशन पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि यहां पे इसके पास स्पीड v1 है, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 का स्क्वायर, और ये यहां से फॉल करके जब इस पॉइंट पे आता है तो यहां पे इसकी हाइट रह जाती है h2 के इक्वल, और यहां पे इसकी स्पीड होती है v2। तो डेफिनेटली h2 इज लेस देन h1 बट v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि ये ग्राउंड के जमीन के करीब आ चुका है। तो यहां पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh2, और यहां पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m v2 का स्क्वायर।
अब देखें ये जब नीचे आया तो डेफिनेटली इसकी हाइट कम हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा दैट इज नोन एज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और चूंकि ये नीचे आया, जमीन के करीब आया, तो जैसे जैसे ये ग्राउंड के करीब आया है इसकी पोटेंशियल उसकी स्पीड में इजाफा होगा, तो जब इसकी स्पीड में इजाफा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसको हम कहते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा उतना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, तो मैंने लिख दिया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए लॉस फाइंड करना है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो mgh1 माइनस mgh2, और गेन फाइंड करना है तो एक बार फिर हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। यहां से देखें इन दोनों में से mg कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में रह गया h1 माइनस h2, इधर से 1/2m कॉमन आ गया तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये m इस वाले m के साथ कट जाएगा और ये जो 2 बटे में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2g इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसको आगे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी ये देखें ये एक आइडियल केस था, ये वाली जो आपने डायग्राम बनाई ये एक आइडियल केस है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन को शामिल नहीं किया गया। बच्चों जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो वो एयर में से गुजर के आ रहा होता है, तो एयर की रेजिस्टिव फोर्स जो होती है वो लाजमी तौर पर एक्ट कर रही होती है, और वो रेजिस्टिव या फ्रिक्शन की फोर्स का मतलब है कि उसने ऑब्जेक्ट की मोशन को पोज कर दिया। अब फर्ज करें अगर वो ऑब्जेक्ट h हाइट से नीचे गिर रहा है, h हाइट का जो डिस्टेंस है वो कवर करके आ रहा है और एयर की जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है वो स्मॉल f के इक्वल है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होगा वो f इंटू h के इक्वल होगा। अब उस ऑब्जेक्ट की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में जाएगा और बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जी पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया mgh और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन की फोर्स को स्मॉल f से और h हाइट से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होगा वो f h के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब ये जो फ्रिक्शन वाला वर्क है वो इधर नेगेटिव है, जब वो पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो mgh इज इक्वल टू fh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को आप ऐड करें तो वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और एज अ प्रैक्टिस इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिख के आप मुझे चेक करवाएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।